इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बहुत दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि जगदीप धनखड़ साहब किधर हैं, लापता हो गए हैं। कांग्रेस के नेता रहे और पूर्व कानून मंत्री, उन्होंने कहा कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं। उनको क्या नजरबंद कर दिया गया है, घरों में कैद कर दिया गया है, पहरा बिठा दिया गया है? और अलग अलग पॉडकास्ट चलने लगे। मैं कपिल सिब्बल जी की बात कर रहा हूं। एक तो ऐसे एंथुसियास्टिक लोग हैं जिन्होंने आरटीआई लगा दिया कि धनखड़ साहब की क्या स्थिति है, कहां है, उन्होंने इस्तीफा दिया तो क्यों दिया, क्या कारण था, क्या उनकी राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, इस्तीफा के पहले हुई थी तो कब हुई थी, कितने बजे हुई थी, कौन कौन लोग वहां मौजूद थे। ये चंद तरह के सवाल राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत डाल दिया गया। जवाब आया कि धनखड़ साहब बिल्कुल स्वस्थ हैं और एकदम से जहां पर वो निवास कर रहे थे वहीं निवास कर रहे हैं, और अब जो उनको दूसरा निवास मिलेगा संभवतः उस निवास में शिफ्ट भी हो जाएंगे। पूरी तरह से स्वस्थ हैं धनखड़ साहब। फिर एक इंटरव्यू आया केंद्रीय गृह मंत्री का। उनसे पूछा गया कि धनखड़ साहब कू कर रहे थे, तो उस पर बड़े चौंक करके अमित शाह जी कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं? अब ये तो आप ही लोग बोलते होंगे, हमें तो सिर्फ इतनी जानकारी है कि धनखड़ साहब अस्वस्थ थे और अपनी अस्वस्थता की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। खैर, ये अमित शाह जी को पूरा अधिकार है इस तरह की टिप्पणी देने का। वो राजनेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेता हैं। परसेप्शन को मैनेज करना उनको आना चाहिए और इसलिए वो इस तरह का बयान देते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन देश का बच्चा बच्चा ये जान गया है कि धनखड़ साहब ने असल में इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफे के पीछे का कारण क्या था। अब उस राज से आहिस्ता आहिस्ता जो पर्दा उठ रहा था और क्यूबाइब ने जिसकी तरफ इशारा किया था, आज लगभग वो बात सच साबित होने जा रही है। पूरा पर्दा तो नहीं उठा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि 60% पर्दा उठ गया है, और यह पर्दा उन्होंने खुद ही उठा दिया है धनखड़ साहब ने। जो लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, लगभग वही बात सच साबित होने जा रही है। कैसे? धनखड़ साहब अपने इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से कहीं पर पाए गए हैं। अब कहां पाए गए हैं, सौदेह उनको किसी ने नहीं देखा है अभी तक, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी कुछ चहलकदमी हुई है। अब क्या चहलकदमी हुई है? उन्होंने अपने पेंशन के लिए आवेदन कर दिया है। कहां किया है पेंशन के लिए आवेदन? राजस्थान विधानसभा में। अब यह सुनकर के आपको आश्चर्य लगेगा कि वो देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, वो देश के सांसद भी रहे हैं और वो एमएलए भी रहे हैं। लेकिन जो पहला आवेदन, अब मुझे नहीं मालूम कि एमपी के लिए भी वो करेंगे कि उपराष्ट्रपति के लिए भी वो करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है नहीं है। एमपी के लिए तो मुझे मालूम है, उपराष्ट्रपति का भी उनको मिलेगा। लेकिन उन्होंने पहला आवेदन राजस्थान विधानसभा में किया और वो भी ऑनलाइन किया। इसलिए लोगों ने उनको कहीं पर आवेदन करते हुए, आते हुए, जाते हुए, किसी से मिलते हुए देखा नहीं। बस ये बात हो गई कि धनखड़ साहब ने आवेदन किया है, और आवेदन है अपने पेंशन का। धनखड़ साहब एमएलए कब थे? 1993 से 98 के बीच में कांग्रेस की टिकट पर माननीय जगदीप धनखड़ साहब एमएलए थे। लेकिन इसके पहले वो एमपी भी रहे। कहां से एमपी रहे? राजस्थान के झुंझुनू विधानसभा से एमपी रहे। और किसकी टिकट पर? जनता दल की टिकट पर। यह सब आपको मालूम है। किनके सौजन्य से उनको टिकट मिला था? चौधरी देवीलाल के सौजन्य से टिकट मिला था। यह सब मिला और झुंझुनू से वो सांसद भी बने, और उसके बाद 89 से 91 तक वो सांसद रहे, और फिर 93 में वो विधानसभा के सदस्य बन गए, और 93 से 98 तक वो विधानसभा के सदस्य रहे। उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और 2003 में वो पार्टी बदल ली और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। और उस पार्टी को ज्वाइन कराने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी माननीय अरुण जेटली की थी, क्योंकि दोनों लॉयर थे, उनसे अच्छा रिश्ता बना और उनके कहने पे
वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए और उसके बाद उनको लंबा इंतजार करना पड़ा। 2019 में जाकर के माननीय धनखड़ साहब को गवर्नर बनाकर के बंगाल भेजा गया और फिर गवर्नर के बाद उनको उपराष्ट्रपति, बीच में ही पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा नहीं किया और उसके बाद वो उपराष्ट्रपति बन गए। मैंने ये छोटी सी वृत्तांत इसलिए बताई कि ये सब आपको मालूम है, लेकिन फिर हमने बता दिया ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। सवाल है कि 1993 से 98 के बीच में वो कांग्रेस की टिकट पर एमएलए रहे, एमपी भी रहे हैं वो, तो क्या एमपी और नियम है, जो एक्सपर्ट से अगर आप बात करेंगे, ये कानून है, नियम है कि आप अगर एमपी बने हैं एक टर्म तो उसका भी पेंशन मिलेगा, एक टर्म भी अगर आप एमपी बने हैं तो उसका भी पेंशन मिलेगा, और एमएलए हैं तो उनका भी पेंशन मिलेगा। और आप हैरान हो जाएंगे कि स्टेट में, अलग अलग स्टेट में एमएलए का जो पेंशन है वो अधिक है एमपी से। जैसे राजस्थान में एमपी को पहले एमएलए को मिलता था 35,000 रुपए पेंशन, अब वो बढ़कर के 42,000 हो गया है। बिहार में एमएलए को 55,000 रुपए मिलते हैं पेंशन, लेकिन वन टाइम अगर आप एमपी हैं तो आपको 33,000 रुपए पेंशन मिलता है। और अगर आप फिर 2 टाइम है तो फिर 5,000 बढ़ जाएगा, फिर 3 टाइम है तो फिर 5,000 बन जाएगा, 4, 5, 6 टाइम, जितने टाइम आप एमपी हैं, आप जब रिटायर करेंगे तो आपको हर टर्म का 5-5 हजार रुपए बढ़ करके आपको पेंशन मिलेगा। तो लेकिन अगर आप एक टर्म हैं तो 33,000, और अगर आप 5 टर्म हैं तो आप समझ लीजिए 25,000 उस पर आप ऐड कर दीजिए, तो 53,000 आपको पेंशन मिलने लगेगा। और ये सब भत्ता वत्ता सब मिला करके फिर उसके बाद आपको एमएलए और एमपी सबके लिए, एमपी के लिए भी अलग है, एमएलए अगर आप बनते हैं तो 1 लाख रुपए का आपको एयर अलाउंस मिलेगा हर 12 महीने के लिए। 1 साल के लिए 1 लाख रुपए आप एयरलाइन से यात्रा करते हैं तो एयर अलाउंस मिलेगा। और अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो फर्स्ट क्लास के आप इंटाइटल्ड हैं, अकेले अगर आप चलते हैं। और अगर आप 2 व्यक्ति के साथ चलते हैं, अपने किसी एक और अटेंडेंट को अपने साथ में लेकर के चलना चाहते हैं तो 1 टिकट और आपको मिलेगा, लेकिन क्लास बदल जाएगा, सेकंड क्लास की आप यात्रा कर सकते हैं। सेकंड माने एयर कंडीशन